एवरीवन, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या होता है, किस तरह से जो सेल है सेल साइकिल प्रोसेस से गुजरने के बाद एक सेल से क्या है दो सेल्स में डिवाइड होती है। स्टार्टिंग में एक सेल होती है, वो सेल साइकिल प्रोसेस से गुजरने के बाद दो सेल्स में डिवाइड होती है। तो ये इस तरह से ही क्या है, एक सेल है, एक सेल से दो सेल, ऐसे बहुत इजी वे में ही नहीं होती है। इससे पहले क्या है, एक सेल को काफी सारी अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे देखा जाए, ये है हमारे सेल साइकिल। सेल साइकिल जो होता है उसमें दो फेज होती है। एक तो होती है हमारी इंटरफेज, जो कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। ठीक है, तो जहां पर आती है हमारे G1, S एंड G2 फेज। तो G1 फेज से लेकर के पूरा G2 तक क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसके अंदर प्रिपरेशन होता है ये माइटोसिस के लिए। आगे की फेजेस में जो हमारी सेल जाती है उससे पहले क्या है, ये प्रिपेयर होती है वहां तक जाने के लिए। तो ये सब क्या है, इंटरफेज वाली स्टेज से होकर के गुजरते हैं। उसके बाद क्या है, एम फेज आती है। एम फेज में क्या है, इसके अलग अलग स्टेप्स है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये सारी चीजें क्या है, अपन एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से सेल जो है वो डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एक न्यू सेल है। हमारे एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चोव, इन्होंने क्या बताया था, जो न्यू सेल अराइज होती है वो किससे अराइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो न्यू सेल अराइज प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो ये इन साइंटिस्ट ने बताया था, रुडोल्फ विर्चोव ने, कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, अब हमें जो है सेल साइकिल की या सेल डिवीजन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इसी फेज या इसी प्रोसेस के थ्रू क्या है, हमारी सेल पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर क्या है, डिवाइड होती है। तो इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन में पेरेंट सेल्स, इसको ही क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ये है हमारी एक पेरेंट सेल, इस पेरेंट सेल से क्या है, हमारी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये होता है हमारे सेल डिवीजन। रुडोल्फ विर्चोव ने बताया है, न्यू सेल अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से ही मौजूद सेल से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये चीज हमारी रुडोल्फ विर्चोव साइंटिस्ट ने बताई थी। एंड सेल डिवीजन में होता क्या है, हमारी जो पेरेंट सेल्स होती है इन्हीं से ही क्या होता है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ एक डायग्राम बनाती हूँ। ये है हमारी एक पेरेंट सेल, क्या है ये, पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल से हमारी यहाँ क्या होगा, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो गई हमारी डॉटर सेल। यहाँ देखो, समझो आप, ये है हमारी पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ या फिर डिवाइड करके ये क्या है, टू डॉटर सेल्स में क्या है, डिवाइड हो रही है। अब डॉटर सेल्स क्या करेगी, वापस से क्या है, रेप्लिकेट करेगी अपने डीएनए को एंड ग्रो करेगी एंड अगेन डिवाइड होगी। फिर से अगर ये डिवाइड होगी तो ये दोनों जो सेल्स है ना हमारी डॉटर सेल, ये पेरेंट्स की तरह एक्ट करेगी आगे, अगर ये डिवाइड होगी तो ये दोनों, इनको हम डॉटर सेल्स बोलेंगे इस पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। बट इस अगर ये फिर से डिवाइड करेगी तो ये जो डिवाइड हो रही है डॉटर सेल्स में, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पेरेंट सेल की तरह एक्ट करेगी। और इस तरह से क्या है, चार डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। डॉटर सेल्स कितनी हो गई, 4 डॉटर सेल्स। तो इस तरह से क्या है, हमारे सेल में डिवीजन होता है और अपने जो नंबर है उसको इंक्रीज करती है सेल डिवीजन के अंदर। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सेल डिवाइड्स होती क्यों है, क्योंकि सेल को क्या है, रिप्रोडक्शन करना है, ग्रोथ करनी है। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ये दो मेन एक्सपेक्ट्स होते हैं हमारे सेल के डिवीजन करने के लिए। क्योंकि अगर सेल में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसको ग्रोथ की कोई जरूरत नहीं है, ना ही अगर उसके अंदर उसको डिवीजन की जरूरत नहीं है, ना ही अगर उसके अंदर कोई ग्रोथ वाली प्रोसेस होती तो भी वो डिवीजन नहीं करती। तो ये दो मेन एक्सपेक्ट्स है हमारे सेल डिवीजन करने के लिए सेल को। यहाँ देखो, सेल साइकिल में क्या होता है, दो फेज में ये होती है। स्टार्टिंग के डायग्राम में मैंने आपको समझाया था, एक होता है इंटरफेज, सेकंड होता है हमारी एम फेज। जो दोनों फेज होती है हमारी, एक जो सेल डिवाइड होती है, पूरा मैं टाइम बताती हूँ, ह्यूमन जो होते हैं, जो टाइम ड्यूरेशन होता है एक सेल को डिवाइड करने का, वो होता है हमारे 24 आवर्स। जबकि हमारे जो ईस्ट हुआ, इनके अंदर क्या होता है, एक सेल को डिवाइड करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो है हमारे नाइट
90 मिनट। ठीक है, तो हमारे जो 24 आवर्स है, हम ह्यूमंस का मान ले या फिर एनिमल सेल का मान ले, प्लांट सेल का मान ले, उसका क्या होता है 24 आवर्स होता है। मतलब पूरे एक 24 आवर्स जो होता है उसके अंदर एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ देखो, तो ये 2 फेज में होता है। फर्स्ट है हमारा इंटरफेज एंड सेकंड है हमारा एम फेज। तो जो इंटरफेज होता है ये हमारे बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक चलती है, मतलब 95% जो टाइम है हमारा इंटरफेज में ही चला जाता है, एंड रिमेनिंग जो 5% ड्यूरेशन है वो जाता है हमारे एम फेज में, इसलिए इसको शॉर्ट पीरियड टाइम बोला गया है, इसको बोला गया है लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब इंटरफेज जो है वो डिवाइड होती है G1, S एंड G2 फेज में। हम देखेंगे G1 में क्या होता है, G2 में क्या होता है एंड S फेज में क्या होता है, बाद में देखेंगे। फिर है हमारे एम फेज। एम फेज भी अपने आप में 4 फेजेस में डिवाइड होती है, जैसे प्रोफाज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्टिव फेज या फिर डिवाइडिंग फेज। इस तरह से हमारी सेल्स के अंदर क्या है, ये 2 फेजेस से गुजरती है हमारी सेल एंड डिवाइड होती है एक सेल से 2 सेल के अंदर। अब हम देखते हैं आगे। टाइम भी बता दिया आपको, ह्यूमन सेल्स में टाइम ड्यूरेशन जो होता है डिवाइड करने का 24 आवर्स होता है, जबकि इसमें 90 मिनट में क्या है, एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस हमारी ऐसी स्टेज होती है जो कि 2 एम फेज होती है, इनके बीच में प्रेजेंट होती है, यानी बिटवीन में प्रेजेंट होती है। कैसे, जैसे कि हमारी एम फेज से सेल कंप्लीट हो चुकी है, एक सेल बन गई है, फिर हो जाएगी इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज हमारा चलेगा, फिर हो जाएगी एम फेज में। ठीक है, फिर से हो जाएगी इंटरफेज में, फिर जाएगी एम फेज में। मतलब कि हमारे क्या होता है, अगर एक सेल को इंटरफेज साइकिल से गुजरती है तो 2 बार वो क्या है, एम फेज से गुजरती है। जैसे कि यहाँ एम फेज, फिर इंटरफेज में गई वो, फिर से एम फेज। तो इस तरह से 2 एम फेजेस के बीच की स्टेज होती है हमारी इंटरफेज। ये लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की, चीज मैंने आपको बता दी। एंड सेल यहाँ क्या करती है, प्रिपेयर करती है अपने आप को नेक्स्ट आगे डिवाइड होने के लिए। मतलब कि सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन इन दिस फेज। मतलब कि आगे डिवाइड होने के लिए अपने आप को सेल यहाँ क्या है, इंटरफेज वाले फेज में क्या है, अपने आप को प्रिपेयर करती है। एंड यहाँ जो इंटरफेज होती है इसको रेस्टिंग फेज भी बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड नहीं होती है। यहाँ ये क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, इसलिए इसको मेटाबॉलिकली तो मोस्ट एक्टिव बोला गया है। क्यों बोला गया है, यहाँ पर अगर कोई डीएनए के अमाउंट कम है तो उसको बढ़ाना है, कुछ भी साइटोप्लाज्म हुआ, जो भी चीजें हैं इनका अमाउंट यहाँ पर बढ़ता है। बट सेल जो है वो डिवाइड नहीं होती है 2 सेल्स में, इसलिए क्या है, रेस्टिंग फेज इसको बोला गया है। बट मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा ये स्टेज जो है एक्टिव होती है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे देखते हैं आगे देखते हैं हम इन इंटरफेस क्रोमेटिन नेटवर्क फाउंड। हमारी क्या है, क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन नेटवर्क, मतलब कि इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, लाइक इस टाइप से। ठीक है, तो इसको क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। दिस क्रोमेटिन नेटवर्क विल गेट कंडेंस्ड, ये बाद में क्या है, कंडेंस्ड होता है, एंड विल लेटर फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन के दौरान क्या है, ये बाद में जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है यही कंडेंस्ड होता है एंड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ क्या है, ये हमारी एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस भी होता है इस तरह से, एंड ये है हमारे क्रोमेटिन नेटवर्क। तो इंटरफेस में इस टाइप की चीज में क्या है, हमारे सेल में जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो पड़ा रहता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारे हॉवर्ड एंड पेलिंग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इंटरफेस को शो किया या फिर डिस्कवर किया G1, S एंड G2 को। अब हम स्टार्ट करते हैं G1 फेज। क्या होती है G1 फेज, इसको G1 फेज बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है सॉरी, रेस्टिंग फेज को बोला जाता है, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, गैप फेज या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज, प्री सिंथेसिस फेज। अब इसको पोस्ट माइटोटिक क्यों बोला गया है, जस्ट हमारे मियोसिस एंड माइटोसिस होता है उसके बाद की फेज होती है। कहने का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था,
G1 S G2, जस्ट उसके बाद फिर होता है एंड माइटोटिक, मतलब मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों आते हैं, तो उसके बाद की स्टेज होती है हमारी G1। ये देखो इस तरह से, इसलिए इसको बोला गया है पोस्ट माइटोटिक फेज एंड प्री सिंथेसिस फेज, क्योंकि सबसे पहले इसी में ही सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर किसका सिंथेसिस होता है, यहाँ हमारे होता है mRNA एंड प्रोटीन्स का सिंथेसिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है होना। अब यहाँ नोट करके एक बात लिखी हुई है, सेल टेक्स डिसीजन टू डिवाइड इन दिस स्टेज। ठीक है, इस स्टेज के अंदर क्या है, सेल जो है मतलब कि डिसीजन लेती है कि हमें डिवाइड होना है कि नहीं होना है। फिर समटाइम्स ए सेल कम्स आउट ऑफ G1 फेज, मतलब बाहर आ जाती है, तो एंड एंटर करती है G0 फेज के अंदर। तो ये जो G0 फेज है इसको क्यूसेंट फेज बोलते हैं, या फिर यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती है। जब इस तरह से हमारे G1 फेज जो होती है, इससे निकल करके सेल जो होती है G0 फेज में जाती है। G0 फेज में इसलिए जाती है जब उसको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी होती है, या फिर उसको रेस्ट करना होता है, या फिर उसके पास कोई डिसीजन नहीं होता कि उसको डिवाइड होना है कि नहीं होना है, तो उस स्टेज में ये जाती है क्यूसेंट स्टेज के अंदर या फेज के अंदर। अब आगे देखते हैं हम। अब है हमारी सेकेंड फेज एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। अब इस एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एक डीएनए से हमारे, जैसे कि डीएनए है इस तरह से कॉइल्ड होता है, पहले ये अनकॉइल होता है इस तरह से, एंड यहाँ पर क्या होता है, इसकी कॉपीज बनती है, मतलब इसका डुप्लीकेशन होता है। ये देखो एक डीएनए से हमने क्या है, रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या है, दो डीएनए का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, जो कि हमारे एस फेज में स्टार्ट होती है, जिसको सिंथेसिस फेज में हम बोलते हैं। फिर यहाँ क्या होता है, इनिशियली जो डीएनए का अमाउंट होता है वो 2C होता है, मतलब पहले स्टार्टिंग में 2C ही रहता है, एंड देन उसके बाद क्या है, एंड देन बिकम 4C हो जाता है, क्योंकि ये डीएनए का अमाउंट ही हमारे डुप्लीकेट हो रहा है, इसलिए इसको सिंथेसिस फेज बोला है। एंड यहाँ क्रोमोसोम्स का नंबर जो है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम के अंदर जो प्रेजेंट डीएनए होता है उसके नंबर में ही क्या है, इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज होता है। जैसे कि आपको अगर पता हो, एक जो क्रोमोसोम होता है हमारा, उसके अंदर क्या है, डीएनए पैक रहता है, इस तरह से डीएनए रैप किया हुआ रहता है। ये इस तरह से हमारे एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है, ये देखो। और जो डीएनए होता है इसके ऊपर क्या है, हमारे जीन्स प्रेजेंट है, जो कि एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में क्या है, ट्रांसफर होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इस तरह से हमारे जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो उतना ही रहता है, 2 है, मतलब 2 ही नंबर में रहेगा, एंड जो उसका डीएनए का जो अमाउंट है वो हमारे इंक्रीज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड यहाँ क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होते हैं। आपको पता है क्रोमोसोम मॉडल आपने अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर क्या है, हमारे इस तरह से न्यूक्लियोसोम होते हैं हमारे ऐसे, H2A, H2B, H3, H4, H3, H4, यहाँ पर होता है H2A एंड H2B। और यहाँ क्या है, फिर स्टोन प्रोटीन से ये सारे के सारे जो ऑक्टामर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये है, इनका सिंथेसिस भी क्या है, हमारी एस फेज में ही स्टार्ट होता है। एंड यहाँ क्या है, हमारी जो सेंट्रियोल्स बनती है उनका भी क्या है, रेप्लिकेशन होता है, मतलब वो भी क्या है, नंबर में 2 हो जाती है, ये ध्यान रखना है। एंड यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, एक बार सेल अगर एस फेज में चली जाती है, तो एंटर कर जाती है, तो पक्का है कि उसको डिवाइड ही होना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजों की अमाउंट जो है वो डबल डबल हो चुकी है, इस वजह से। अब है हमारे थर्ड G2 फेज, जिसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, पोस्ट सिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि सिंथेसिस होने के बाद ये फेज क्या है, हमारी स्टार्ट होती है। एंड प्री माइटोटिक, क्योंकि इसके जस्ट ये माइटोसिस जो होता है हमारा, मियोसिस एंड माइटोसिस, उससे जस्ट पहले की स्टेज है हमारी G2, उसके बाद हमारे आ जाता है माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी एम फेज आ जाती है, इसलिए इसको बोला गया है प्री माइटोटिक फेज। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो देखिए, इसमें होता है हमारे डीएनए या सॉरी आरएनए एंड प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो है वो डबल हो जाता है। प्रोटीन्स 4 स्पिंडल फाइबर्स यहाँ बनने लग जाते हैं। सेंट्रियोल हमारे पहले ही बन जाता है एस फेज में ही। सेल प्रिपेयर करती है खुद को फॉर डिवीजन इन दिस फेज, मतलब कि यहाँ तक सेल आकर के, जैसे कि मैं एक सेल बनाऊं, ये न्यूक्लियस है,
इसके अंदर इसलिए इस तरह से क्रोमेटिन नेटवर्क है। अब यहाँ क्या है, सब चीजें डबल होने लग जाती है, जैसे कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो गया, आरएनए हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या है यहाँ डबल हो जाती है, स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाते हैं इस तरह से, ये सेंट्रियोल है एंड इस तरह से हमारी स्पिंडल फाइबर्स बनने लग गए। तो इतनी तक हमारी सेल जो है इंटरफेज में काम करती है। इसके बाद जो है हमारी सेल जाती है एम फेज में। तो एम फेज में जाती है, यहाँ क्या है एम फेज, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखो एम फेज क्या है हमारे ये माइटोटिक फेज होती है या फिर एक्टिव डिवाइडिंग फेज होती है। अभी जस्ट आफ्टर हमारे किसके बाद आती है, G2 फेज के बाद आती है। यहाँ क्या है हमारे सेल रेडी रहती है डिवाइड होने के लिए एंड ये शॉर्टेड फेज है हमारे सेल साइकिल की। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, सेल में क्या है इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब कि अगर पेरेंट सेल 2n है तो हमारी जो डॉटर सेल्स है वो भी 2n ही होगी, इसलिए इसको इक्वेशनल सेल बोला गया है। अब जो माइटोसिस जो टर्म है हमारे एम फेज है, ये क्या है दो फेज में डिवाइड होती है, एक तो मियोसिस एंड एक होती है माइटोसिस में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अपन पहले माइटोसिस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टर्म है माइटोसिस वो W फ्लेमिंग ने दी थी, ये साइंटिस्ट है। एंड इसके अंदर क्या होता है, सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे कि 2 सेल से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड 64 से 120 एंड सो ऑन। तो मतलब इस तरह से क्या है, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, इस तरह से क्या है हमारे मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे माइटोसिस फेज में। यहाँ क्या है बहुत फास्ट मोड में क्या है डिवीजन होता है सेल का। एंड ये जो डिवीजन होता है माइटोसिस, ये हमेशा हमारे सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। सोमेटिक सेल बॉडी की सारी सेल्स क्या है सोमेटिक सेल होती है, दो सेल्स को छोड़कर, सॉरी एक सेल को छोड़ करके, जो कि होती है हमारे जर्मिनल सेल। जर्म सेल जो होती है ये हमारी सोमेटिक सेल नहीं होती है। ये जर्म सेल जो होती है हमारी एग सेल एंड जो स्पर्म सेल होती है वो होती है हमारे जर्म सेल्स। इनमें हमारे माइटोसिस नहीं होता है, इनमें हमारे मियोसिस देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है इक्वेशनल, जितने क्रोमोसोम नंबर हमारे पेरेंट्स में रहेंगे उतने ही क्रोमोसोम नंबर सब चीजें क्या है हमारे डॉटर सेल्स में रहेगी, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला गया है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। माइटोसिस कभी भी क्या है क्रोमोसोम्स नंबर को चेंज नहीं होने देता है, इसलिए यहाँ क्या है इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला गया है। ये है हमारे माइटोसिस के बारे में। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब जो है हम माइटोसिस की सबसे बेस्ट स्टडी लैब में अगर हम करते हैं तो ऑनियन रूट टिप के ऊपर करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होगी, आपने अगर एक्सपेरिमेंट भी किया होगा तो ऑनियन की जो रूट टिप्स होते हैं वहां पर क्या हम सारे स्टेजेस को देखते हैं। अब जो माइटोसिस होता है ये अपने आप में 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है इसमें कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, यहाँ सेल्स में क्या है यहाँ डिवीजन होता है हमारे न्यूक्लियस का। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है हमारे न्यूक्लियस। एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, आपका जो फर्स्ट वर्ड है साइटो, इसी से क्लियर हो रहा है, सेल में साइटोप्लाज्म में क्या है यहाँ पर डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सबसे पहले यहाँ कैरियोकाइनेसिस होता है फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब हमने सबसे पहले लिया है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है अपने आप में 4 फेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले स्टेज आती है यहाँ पर हमारे प्रोफाज, सेकंड है हमारी मेटाफेज, थर्ड है यहाँ पर एनाफेज एंड फोर्थ है यहाँ पर हमारे टीलोफेज। तो इस तरह से इन चारों फेज में क्या है हमारे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रोफाज से। प्रोफेज में क्या होता है माइटोसिस की, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। फिर उसके बाद हम देखेंगे मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज यहीं तक हम करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का सारा क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।